अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़ीर शम्स और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थॉटफुल जर्नीज। आज बात करेंगे कि करप्शन तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होती है, तो अगर हमारे मुल्क में हो रही हो तो फिर क्या हुआ। एक छोटी सी कहानी। अमेरिका में चंद साल पहले एक बेईमानी और करप्शन का वाकया हुआ जिस पर आजकल ट्रायल हो रहा है। पियर वेनला, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन का लीडर था, मुकदमा में उस पर इल्ज़ाम है कि उसकी तनख्वाह 22 लाख डॉलर थी, मगर उसके बावजूद उसने $1 करोड़ से ज़्यादा अय्याशी के लिए प्राइवेट जहाज़ों में सफ़र किया, अय्याशियाँ की, और एक और तजारती सौदे में एक कंपनी को $13.5 करोड़ की सहूलियात दी और उसके एवज़ बहामा, यूनान, दुबई और इंडिया में जाकर अय्याशियाँ की। इसके अलावा बेशुमार फ्रॉड करके अपनी बीवी के लिए आसाइश की चीज़ें खरीदी। वो पकड़ा तब गया जब उसकी कंपनी ने बैंकरप्सी यानी दिवालिया होने की फाइलिंग कर दी, और फिर तहकीकात होने से ये तमाम फ्रॉड जो है वो सामने आ गए। ऐसे फ्रॉड और घपले नामुमकिन नहीं, दुनिया में होते रहते हैं, लोग पकड़े भी जाते हैं, सजाएं भी होती हैं। ये कहानी सुनाने का मकसद ये था कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी करप्शन है, लेकिन ये आम बीमारी नहीं है, ये रूटीन नहीं, ये मखसूस इक्का दुक्का वाक़यात हैं जिनको काबू करने के लिए सख्त सज़ाएं दी जाती है। और आपको पता है, आज से 2000 साल पहले के लगभग मशहूर तरीन रोमन अम्पायर 500 साल से ज़ायद अरसा अरूज पर रहने के बाद शिकस्त और रेख्त का शिकार हो गई। हुआ क्यों? बहुत सी वजूहात थी, उनमें से एक बड़ी वजह अमूर ममलकत में करप्शन का जहर की तरह सरायत कर जाना था। ये रियासत कायम थी जिस पर सरकारी ऑफिशियल्स का इनेकाद ही वोट के जरिए होता था। आज की जमहूरियत इब्तदा इस रोमन अम्पायर से ही हुई थी, जिसमें आइन था जिस पर अमल होता था, कानून था जिसको लागू किया जाता था। मगर जब करप्शन आ गई तो खुद ब खुद ना आइन की पासदारी रही और ना ही कानून की हुक्मरानी। जो रियासत थी वो टूट गई। करप्शन आम जिंदगी में घर कर गई। दौलतमंदों ने वोट पैसों से खरीदना शुरू कर दिए और जानने वाले और रिश्तेदारों को नाजायज मुनाफाखोर रायतें दी। जराइम इतने बढ़ गए, पुलिस की ज्यादतियाँ इतनी हो गई कि बदकिस्मती से वो रोम जो जमहूरियत पर फख्र करता था, आखिर एक डिक्टेटर यानी जूलियस सीजर अजीम फाते था, उसके हथे चढ़ गया। जमहूरियत ख़त्म हुई। मुल्क में बदअमनी, तशद्दुद के साथ साथ करप्शन और रिश्वत खोरी ने रोमन अम्पायर को आखिर ख़त्म कर दिया। और अब एक बात करते हैं सिकंदर आज़म के ज़माने में भी, ये भी उसी लगभग के ज़माने की बात है, उसके लगभग के दौर की। इस ज़माने में यूनान में एक पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाता था और वो थी ऑस्ट्रेसिज्म यानी मुल्क बदरी, बैनिशमेंट फ्रॉम द सोसाइटी। इसके मुताबिक आला ओहदेदार सालाना एक फहरिस्त बनाते जिसमें बदयानत मुल्क दुश्मन अफराद का चुनाव होता और फिर उनको अवाम के सामने पेश करके वोटिंग के ज़रिए मुल्क से 10 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया जाता है। ये एक ऐसी कड़ी सज़ा थी कि नस्लों तक उसे याद रखा जाता। सिकंदर आज़म के अपने एक दोस्त और आला ओहदेदार को भी ये सज़ा सुनाई गई और उसको इसमें से गुजरना पड़ा। ऐसी सज़ाएं एक इबरत थी और माली गबन, इज़्ज़त नफ्स और मुआशरे में जलालत का एक बहुत संगीन और संगीनी से भरा हुआ बर्ताव था और इससे सब लोग घबराते थे। चंद दिन पहले चीन के चीफ जस्टिस की एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि चीन में करप्शन इसलिए कम हुई है क्योंकि उनका एहतसाबी निज़ाम बहुत कड़ा है। चीन में भी करप्शन है और उनके बड़े बड़े ओहदेदारों को सख्त सज़ाएं भी दी जाती हैं, वहीं बॉसों को सज़ाएं बहुत भी दी गई है। कुछ अरसा पहले ही उनके इंसाफ के वज़ीर को मौत की सज़ा सुनाई गई। उसने अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और अपने भाई की गैर कानूनी हमायत की और रिश्वत लेता रहा। चाइना के साबिक इंटरपोल के चीफ
को भी रिश्वत और करप्शन पर गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसने बहुत बड़ी तादाद में चीनी लोगों को जो करप्शन में मुलव्वस थे उनको पकड़ा और कड़ी सजाएं दिलवाने में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया। इससे पता चलता है कि कोई भी हो, अगर वो करप्शन करे और पकड़ा जाए तो फिर तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर बन जाती है। चीन को पता है कि करप्शन एक ऐसी वबा है जो कौम को बीमार करके तबाह बर्बाद कर देती है। कड़ी सजाओं का ये हाल है कि जर्नैल को सिपाही बना दिया जाता है। 2017 के पहले 6 माह में कम्युनिस्ट पार्टी के 2,10,000 सरकारी एहलकारों को शदीद किस्म की सजाएं दी गई और उसी साल जनवरी 2024 को वाइस चीफ जस्टिस वांग कंग-हू को उम्र कैद की सजा हुई, इसलिए कि उसने रिश्वत ली और इंसाफ में हेरा फेरी की। अभी हम सिंगापुर की बात करते हैं। कैसा साफ सुथरा मुल्क है, मगर क्या सिंगापुर में करप्शन नहीं होती? क्यों नहीं होती, लेकिन ना होने के बराबर। वो क्यों? इसलिए कि वहाँ का निज़ाम इंसाफ ज़ीरो टॉलरेंस के असूल पर काम करता है। कतई करप्शन पर माफ़ी नहीं है। अगर करप्शन की सोच को स्कूल के बच्चों के ज़हनों से ही निकाल दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन से पाक साफ सुथरे निज़ाम के बारे में जानते हैं। उनके लीडर उमरा शरफा सच्चाई की हकीकत और नाइंसाफ़ी की हकीकत को बखूबी जानते हैं। यही वजह है अगर कोई ऐसे साफ सुथरे निज़ाम को गंदा करने की जुर्रत करता है तो उससे आईनी हाथों से निपटा जाता है। इसलिए छोटे छोटे जुर्म की कड़ी से कड़ी सज़ा है। उसका नतीजा ये है कि मुल्क तरक्की के रास्ते पर रवा दवा है। मुआशी बीमारियां नज़रों से आहिस्ता आहिस्ता ओझल हो रही है। जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी सरकारी सालाना रिपोर्ट में मई 2022 से अप्रैल 2023 की CPI यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक की रिपोर्ट में बताया कि करप्शन में सबसे ज़्यादा गिरावट सोमालिया में है और सबसे शानदार मुल्क डेनमार्क है। CPI तैयार करने में मुल्क में रिश्वत सतानी, रिश्वत का जोर, इंतखाबात में फ्रॉड, सिफारिश, चोरों की हुकूमत, माफिया रियासत, अकरबा परवरी जैसे मामलात को शामिल किया जाता है। अगर इंडेक्स 100 हो तो सबसे ज़्यादा इंडेक्स नंबर वाला मुल्क करप्शन से पाक होने या बेहतर होने में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेता है। इस लिहाज से डेनमार्क को 90 इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, जो दुनिया में सच्चाई और करप्शन से सफाई में नंबर 1 है। इसमें 50 इंडेक्स नंबर तक मुआशरे में बेहतरी वाले मुल्क गिने जाते हैं और उससे कम वाले मुल्क जो हैं वो अखलाकी गिरावट और करप्शन की गिरावट को निशानदेही करते हैं। ऐसे में सिंगापुर डेनमार्क के बाद 83 नंबरों से दूसरे नंबर पर है। कनाडा 76 नंबर, जापान 73, USA 69, इजराइल 66, मलेशिया 50 और 50 से कम में जो कि अच्छे नंबर नहीं समझे जाते उनमें चाइना 45, इंडिया 39, तुर्की और श्रीलंका 34, पाकिस्तान माशाल्लाह 29, बांग्लादेश 24, अफगानिस्तान 22 और सोमालिया 11 नंबर यानी आखिरी पोजीशन। इस बहस से ये पता चलता है कि 100% कोई मुल्क भी करप्शन से मुकम्मल पाक नहीं, मगर जो मुल्क बहुत शानदार वाले इंडेक्स वाले हैं, देखने की बात है कि वो यकीनन दुनिया के कामयाब तरीन ममालिक में है और करप्शन के इंडेक्स में जो मुल्क नीचे हैं मुल्क में दुनिया में वो कमज़ोर ममालिक में शामिल है। आला इंडेक्स वाले ममालिक में अखलाकियात, ईमानदारी, सच्चाई और उसूलों की बुलंद तरीन मकामात पर हैं। वहाँ एहतसाबी निज़ाम सख्त
और साफ शफाफ है और इंसाफ का बोलबाला है। ये बात भी तय है कि करप्शन को मुआशरे से ख़त्म करने के लिए रियासत को बहुत बेरहमी से इक़दामात करने होते हैं। कोई मुआशरा भी अखलाकी असूलों से मुबर्रा नहीं हो सकता। बुराई को जड़ से उखाड़ने की लगन एक अच्छे मुआशरे की शान होती है। पैसे की लालच और तमा इंसान को अखलाकी दाग से अंधा कर देती है। आपने सिकंदर आज़म का बहुत मशहूर वाक़या तो सुना होगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब सिकंदर आज़म मरने के करीब था तो उसने अपने तमाम जनरल्स को ताकीद की कि उसकी मौत के बाद 3 काम ज़रूर किए जाएं, जिस पर उसके जनरल्स ने मनोअन अमल किया। पहली वसीयत थी कि उसका जनाजा सिर्फ उसके मुआलिज ही उठाएं। दूसरा, उसने कहा कि जितनी दौलत मैंने जंगों में इकट्ठी की है जनाजे के रास्ते में कब्र तक बिछा दी जाए। और तीसरी और आखिरी वसीयत कि उसके दोनों हाथ कफन के बाहर रखे जाएं। उसके जनरल्स ने उससे पूछा कि वो क्यों ऐसी वसीयत कर रहा है, तो उसने जवाब दिया, जब मोहलक बीमारी लग जाए तो दुनिया में कोई भी बशमूल तबीब और मुआलिज मौत को नहीं रोक सकता। दौलत इंसान का साथ नहीं देती। दौलत कुछ भी नहीं, बस खाक है और यही धरी की धरी रह जानी है। तीसरा, इंसान दुनिया में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। अगर हमको ये इस बात समझ आ जाए तो ये लालच और हवस की, करप्शन की कहानी ख़त्म हो जाए। मगर बदकिस्मती से ये हकीकत किसी को भी समझ ही नहीं आती। बस यही एक अलम है, यही एक मातम है। जाते जाते एक हदीस का जिक्र ज़रूर करूँगा, जहाँ सरकारी अफसरान के बारे में सही बुखारी में हदीस नंबर 7423 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम जिस शख्स को किसी काम पर मुतय्यन करें और उस पर उसे तनख्वाह भी दें, तो वो शख्स जो उससे मज़ीद माल बज़रिया रिश्वत बेईमानी बनाएगा तो वो ख़यानत होगी। आज का वीलॉग इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि खुदा करप्शन की तरगीबात पर काबू पाने में हमारी मदद फरमाए, आमीन। अगले वीलॉग में हम पाकिस्तान में करप्शन के बारे में बात करेंगे। और आज के वीलॉग के साथ मैं आपको खुदाफिज कहता हूँ। और अगर ये वीलॉग आपको पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, हो सके तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। अगर मुनासिब समझें तो इस चैनल थॉटफुल जर्नीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।